हेडिंग डालो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, हिंदी में लिखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका एक और नाम है मोर्ले मिंटो एक्ट। लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था और लॉर्ड मोर्ले था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अब इसके तहत क्या क्या काम किए गए लिखो मेरे साथ साथ। पहला काम किया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइसरॉय की दो काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया इस एक्ट के तहत। लिखो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव वर इंक्रीज्ड, संख्या बढ़ा दी गई कितनी 16 to 60। सेकंड काम क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हिंदी वाले लिखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जो वोटिंग राइट्स थे वो लिमिटेड थे, मतलब जैसे टीचर्स के पास थे वोटिंग राइट, बिजनेसमैन के पास थे, इसके अलावा फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो लिखो कि वोटिंग राइट्स वर लिमिटेड। वोट का अधिकार उस समय सीमित था। किस किस के पास था, टीचर्स, इसके अलावा जो अल्ट्रा रिच लोग थे उस टाइम पर, रिच पीपल, बिजनेसमैन, एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पीपल। तीसरा काम क्या किया, सबसे खतरनाक काम भारतीय इतिहास का, इंट्रोड्यूस किया गया, लिखो इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये इतना बड़ा कांड करने के बाद भारत में लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लेटर लिखता है लॉर्ड मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को कि वी आर सोइंग टीथ ऑफ द सर्पेंट इन इंडिया, इट विल बी टेरिबल, कि हमने सांप के दांत बो दिए हैं भारत में जो कि भविष्य में खतरनाक साबित होंगे भारत के लिए। इसका मतलब समझो क्या था, जिस तरह आज सीट्स को रिजर्व किया गया है, कैटेगरीज हैं जनरल, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, इसी तरह एससी एसटी के लिए क्या किया गया है, सीट्स को रिजर्व किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में अभी टोटल 17 सीट हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। अब वहां पर कंटेस्ट करेगा एससी कैंडिडेट, मतलब एससी कैंडिडेट जब कंटेस्ट करेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स सभी के पास हैं, चाहे जनरल कैटेगरी का आदमी हो, ओबीसी का हो या बीसीए बीसीबी का, बूथ पर जाकर सभी वोट डालेंगे चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम था, पृथक निर्वाचक प्रणाली के अंदर किया गया, मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी, जहां पर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होगी वहां पर कंटेस्ट करेगा मुस्लिम कैंडिडेट, यहाँ तक बात सही थी। लेकिन वोटिंग राइट्स उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही होंगे, उसके अलावा जो पॉपुलेशन है किसी और कम्युनिटी से उसको वोटिंग राइट नहीं दिए गए। ये फर्स्ट स्टेप था फूट डालने का भारत के अंदर। फिर इसके लिए एक और काम क्या किया गया, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लिखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिन्हा अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए थे इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये काम किए थे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। अब इसके बाद क्या हुआ, 1914 में वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है, ब्रिटेन को चाहिए रोकड़ा और चाहिए सोल्जर। अब युद्ध लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो क्या किया हमने, डील की ब्रिटिशर्स के साथ
अब उनको ये था कि भारतीय हमारा साथ देंगे, अब हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो हमने डील कर ली एक कि हम तुम्हें सोल्जर देंगे और तुम हमें डोमिनियन स्टेट का रिकॉग्निशन दोगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर। देखो एक बात समझो, 4 वर्ड है, एक है कॉलोनी, 4 तरह के स्टेट होते हैं। एक होते हैं कॉलोनियल स्टेट, इसको बोलते हैं औपनिवेशिक राज्य, औपनिवेशिक। एक होते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट, संरक्षित राज्य। एक होते हैं डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। फिर एक होते हैं सोवरेन स्टेट, हमने क्या डिमांड की थी, डोमिनियन स्टेट की। देखो कॉलोनी का मतलब क्या है, अब एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई, एक्स स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वाई वीक कंट्री है, तो एक्स कंट्री क्या करेगी, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए इस वाई कंट्री को एक्सप्लॉइट करेगी और जो भी यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो लेकर जाएंगे अपनी कंट्री में। मतलब यहाँ पर शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण, कि जो भी वहां पर धन है, इसके अलावा जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको लूट कर ले जाते हैं अपने देश में, जैसे हमारे साथ होता है। जैसे ब्रिटेन ने पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे। एक स्टेट होते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट, यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्टेट क्या करेगा, अब वाई स्टेट अपने आप में इंटरनली इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंटरनली जो भी उसके मैटर्स हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, उन पर डील करेगा खुद से वो देश। लेकिन जो इसके दूसरे मैटर्स हैं, एक्सटर्नल मैटर्स, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय को लेकर, जैसे जो मिलिट्री के अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल करेगा एक्स कंट्री। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। एक है डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब है यहाँ पर सभी अफेयर्स को कंट्रोल करेगा वाई, ठीक है, लेकिन जो सम्राट है वो होगा एक्स का। मतलब यहाँ पर जो मतलब एज अ किंग रूल करेगा, वो एक हायरार्किकल पोस्ट होती है, वो सम्राट होगा एक्स का। तो यही डिमांड हमने रखी थी। अभी ब्रिटेन की बहुत सारे ऐसे देश थे जो कॉलोनीज रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आज भी वो एक डोमिनियन स्टेट है, रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का मतलब है जहां पर स्टेट ऑफ हेड इलेक्टेड होगा, जैसे हमारा है प्रेसिडेंट। जहां पर स्टेट ऑफ हेड इलेक्टेड ना होकर किसी दूसरे देश का हो, उसको बोला जाता है डोमिनियन स्टेट। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज भी जो मतलब वहां पर हेड ऑफ स्टेट है वो है ब्रिटेन के किंग और क्वीन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है वही वहां पर हेड ऑफ स्टेट है। वो मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ब्रिटिश क्राउन का, वो स्पेशली इनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि तुमने हम पर रूल किया, काफी सारी वहां पर उन्होंने चीजें ठीक भी की थी अंग्रेजों ने, इस वजह से वो रिस्पेक्ट देते हैं ताकि मतलब इनको थोड़ा रिस्पेक्टेबल फील हो, इसलिए डोमिनियन स्टेट माने जाते हैं वो कंट्रीज। इसी तरह एक कंट्री होती है सोवरन। सोवरन का मतलब है फुली इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जैसे अभी हमें सोवरन। सोवरन का मतलब मैंने प्रेम्बल के टॉपिक में भी समझाया था आपको। तो हमने क्या डिमांड रखी थी अंग्रेजों के आगे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर हमें रिकॉग्निशन मिलेगी डोमिनियन स्टेट की, ठीक है। तो क्या हुआ, 13-14 लाख सोल्जर हमने तैयार किए यहाँ से, सैनिक अलग अलग देशों में गए। आप सोचिए कितनी दुर्गति हो रही है हमारी, इंडिपेंडेंस के लिए हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, इनका युद्ध है, भेज रहे हैं हमें किसी दूसरे देशों में। काफी सारे सैनिक, कईयों को भेजा गया पैलेस्टीन, कईयों को इजिप्ट, कोई साउथ के जंगलों में जाकर लड़ रहा है। ऐसा लिखते हैं इतिहास की किताबें कि जिसमें से 75,000 सैनिक कभी लौटकर ही नहीं आए, वहीं बैटलफील्ड की मिट्टी में मिलकर राख हो गए। तो इतनी दुर्गति हुई। उसके बाद झांसा दिया गया था डोमिनियन स्टेट का दर्जा। तो क्या देना था, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड ने अनाउंसमेंट की कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी इंडिया में। तो इसी बेस पर एक्ट आया अगला, लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड
उस टाइम पर वाइसरॉय थे, मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसके तहत क्या क्या काम किए? पहला काम क्या किया? वोटिंग राइट दे दिए फीमेल को, वोटिंग राइट्स फीमेल को। अगर फर्स्ट टाइम पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में फीमेल को वोटिंग राइट्स कब मिले थे? 1893। कहाँ? न्यूजीलैंड। इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन हुई थी 1921, यहां पे लिख लो, बट केम इनटू फोर्स इन 1921। फिर अगला काम क्या किया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की गई। हिंदी वाले लिखेंगे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, एस्टेब्लिश्ड। कैसे? देखो, अब वाइसरॉय की दो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स अपॉइंट करता है वाइसरॉय, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है वाइसरॉय को, मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह डिजाइन की जाएंगी उसके रिगार्डिंग इनको जवाब देना पड़ेगा वाइसरॉय को। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया? एक ये एस्टेब्लिश कर दी, यानी कि यहाँ से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हो गई। फिर दूसरा काम क्या किया? इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म को, जैसे अभी है बाइकैमरलिज्म की प्रोसेस। देखो कैसे, एक थे स्टेट ऑफ काउंसिल, एक हाउस था स्टेट ऑफ काउंसिल, यहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या नाम था? स्टेट ऑफ काउंसिल, ये काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको लिखो काउंसिल ऑफ स्टेट। एक और इंट्रोड्यूस किया गया हाउस, जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह बाइकैमरलिज्म की एस्टेब्लिशमेंट कर दी इस एक्ट के तहत, यानी कि अब एक नई बॉडी आ गई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें कुछ मेंबर होंगे इलेक्टेड, कुछ नॉमिनेट किए जाएंगे अभी वाइसरॉय के द्वारा। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको? वाइसरॉय को। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर एक और काम किया गया, लिखो, डायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंस के अंदर। जैसे अभी अलग अलग स्टेट हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, इसी तरह अलग अलग प्रोविंस थी, प्रोविंसेस में द्वैध शासन को लागू किया गया इस 1919 के एक्ट के तहत। क्या किया गया? इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की सिस्टम इन, कहां पे? प्रोविंसेस। डायरार्की सिस्टम कैसे? कुछ सब्जेक्ट रखे गए थे, जैसे दो तरह के सब्जेक्ट थे, एक थे रिजर्व सब्जेक्ट, हिंदी वाले लिखेंगे आरक्षित विषय, एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। हिंदी वाले लिखेंगे हस्तांतरित विषय। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखे गए रिजर्व कैटेगरी में। क्या क्या थे? जैसे लाइक फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट तो फाइनेंस ही है ना, बिना पैसे के क्या करेगा कोई। दूसरा जैसे हो गया एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स। ऐसे सब्जेक्ट रखे गए रिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पर क्या क्या रखे गए? जैसे एजुकेशन, हेल्थ। इसके पीछे रीजन ये था कि अब इन सब्जेक्ट को होल्ड करेंगे वो मिनिस्टर जो वाइसरॉय को अनफेरेबल है,
जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, इसको होल्ड करेंगे वो मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसको, वाइसराय को, मतलब जो वाइसराय को उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब वाइसराय को जो उत्तरदायी है उनको कंट्रोल करेगा वाइसरॉय। अब वाइसरॉय के कंट्रोल में है ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो पैसे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर वो सब्जेक्ट रखे गए जिनको वो मिनिस्टर होल्ड करेंगे जो उत्तरदायी है लेजिस्लेचर को। जैसे जनरली इसमें इंडियन ही थे, इसीलिए जो भी जैसे एजुकेशन पर इन्होंने कोई खास काम नहीं किया वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़कर, हेल्थ से इनको क्या लेना देना था भारतीयों की, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रख दिए ट्रांसफर की कैटेगरी में। इनको होल्ड करेंगे मतलब जनरली इंडियंस ही थे जो इलेक्टेड मेंबर थे। तो ये कलाकारी की गई थी 1990 के एक्ट से। फिर कुछ और काम किए वो लिखो। जैसे जो अभी यूपीएससी है, इसका पहले नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट के तहत इसकी मतलब उस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इट इंट्रोड्यूस्ड पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक प्रशासन। एक और काम क्या किया, एक नई पोस्ट क्रिएट की, लिखो इट क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट। क्या नाम था उसका, हाई कमिश्नर। जिस तरह अभी इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजते हैं भारत का राजदूत बनाकर विदेशों में, इसी तरह उस टाइम पर यही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो वहां पर हमने राजदूत बनाकर भेजे हैं, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है हाई कमिश्नर। जो अदर कंट्रीज हैं जैसे रशिया, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है एम्बेसडर। ठीक है, ये काम किया था इस एक्ट के तहत। एक और काम किया था इसके तहत कि जो बजट है, स्टेट बजट, यानी कि जो भी बजट लेके आते हैं ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में, इसके अलावा स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में लेके आते हैं। स्टेट के लिए अलग बजट है और सेंटर के लिए अलग बजट है, तो यहीं से सेपरेट किया था उनको। स्टेट बजट सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन बजट। तो ये काम किए थे इस एक्ट के तहत। अब 1919 के एक्ट में एक और बात बोल दी कि हर 10 साल बाद एक स्टैट्यूट कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, मतलब एक कमेटी को सेट किया जाएगा। कमीशन का मतलब है जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होगा, किसी भी लॉ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमेटी सेट की जाती है। एक बात बोल दी कि 10 साल बाद स्टैट्यूट कमीशन का सेटअप किया जाएगा जो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। तो फर्स्ट टाइम जो कमीशन आया था जिसका नाम था 1927 में साइमन कमीशन, नाम सुना होगा सभी ने। इसका बड़ी जोरों शोरों से विरोध हुआ भारत में। इसका रीजन सबसे बड़ा तो यही था कि सभी इसमें अंग्रेज अधिकारी थे, एक भी भारत का व्यक्ति नहीं था इसके अंदर। तो 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब इसका विरोध हो रहा था। उस टाइम क्या हुआ, लाला जी की भी डेथ हो चुकी थी 1928 में। फिर नेहरू जी की रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट आती है कब, 1928 में। इसी टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट भेजी जो पाकिस्तान के फाउंडर थे। जिन्ना की रिपोर्ट आई 14 पॉइंट्स की। उस टाइम पर चली हुई थी 1930 से लेकर 32 तक गोलमलेज कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। गोलमलेज कॉन्फ्रेंस में इनको डिस्कस किया गया तीनों रिपोर्ट्स को। उसके बिहाफ पे एक व्हाइट पेपर इशू किया गया। उस व्हाइट पेपर के आधार पर ही एक और एक्ट आया जिसको नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हेडिंग डालेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हिंदी वाले लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया एक्ट 1935। इसमें टोटल सेक्शन थे 321, टोटल सेक्शन 321, शेड्यूल थे 10। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या काम किए गए लिखो। पहला काम किया कि जो पीएससी था, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसका नाम बदल के रख दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। बाद में यही आगे चलकर बनता है यूपीएससी। ठीक है, दूसरा काम क्या किया, फेडरल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की। कब? 1 अप्रैल 1935 फेडरल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट की। 1947 में यही बनता है आरबीआई, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, एक और काम क्या किया गया था, अब जो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस की थी स्टेट के अंदर उस टाइम पर, वहां पर उसको अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश्ड जो सब्जेक्ट थे ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, अबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। उस टाइम पर स्टेट को बोला जाता था प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस की गई सेंटर लेवल पे। पहले प्रोविंस में की गई थी, अब सेंटर लेवल पर इंट्रोड्यूस की गई, इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर लेवल। एक और काम क्या किया, जो सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई थी, अब उसे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंस में और अबॉलिश कर दिया सेंट्रल लेवल पे। अबॉलिश्ड बाइकैमरलिज्म। इन सेंट्रल लेवल एंड introduced in state level provinces। ये काम किए गए थे इस एक्ट के तहत। और क्या क्या काम थे, एक काम किया था ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1935 के एक्ट के तहत। देखो, ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम में जैसे पावर्स को एलोकेट किया जाता है, पहले मैंने समझाया एक दो बार कि जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर पावर्स को एलोकेट कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल पर कोई गवर्नमेंट है, इन सभी के बीच में। तो इसी तरह इस एक्ट के तहत ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और उस टाइम पर क्या किया, पावर्स को एलोकेट कर दिया गया बिटवीन सेंटर और स्टेट। जैसे अभी शेड्यूल 7 में मैंने आपको बताया था कि पावर्स को एलोकेट किया गया है सेंट्रल, स्टेट और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट थी और कुछ रेजिडुअरी पावर्स थी जो दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस टाइम पर भी बिल्कुल एज इट इज इसी तरह किया गया था। सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट थे टोटल 59 उस टाइम पर। कितने सब्जेक्ट थे? 59। प्रोविंशियल लिस्ट में से 54। इसी तरह कंकरेंट लिस्ट का मतलब, जैसे कंकरेंट लिस्ट मतलब हिंदी में लिखेंगे समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर लॉ बना सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ही इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकती है जो सब्जेक्ट प्रोविंशियल लिस्ट में रखे गए हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। यदि किसी तरह की कोई भी झड़प होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, कंट्रोवर्सी में चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब बात मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। कंकरेंट लिस्ट में थे उस टाइम 36। अब रेजिडुअरी जो पावर्स थी वो थी वाइसरॉय के पास। रेजिडुअरी पावर का मतलब है कि जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है वो इस लिस्ट में रखे जाएंगे। इन फ्यूचर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे अभी एआई एक नई चीज है,
वो रखे जाएंगे रेजिडुरी में। रेजिडुरी पावर्स किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। ये काम किए गए थे 1935 के एक्ट से। अब फिर एक और काम हुआ इससे, लिखो 1937 में इलेक्शन हुए डायरेक्ट। कहां पे? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए, टोटल सीट थी 1585। कांग्रेस जीत जाती है 707 सीट पर, और कांग्रेस की सरकार बनती है फुल मेजोरिटी से। टोटल स्टेट थी उस टाइम पर, वैसे टोटल स्टेट तो काफी थी, लेकिन 5 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट उस टाइम पर बनती है। ज्यादा देर तक नहीं चली, विद इन 28 मंथ्स इन्होंने रिजाइन दे दिया गवर्नमेंट से। उस टाइम पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक और कांड हो गया था, लीग ऑफ नेशन के फेलियर और हिटलर की बेवकूफी से स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फिर से ब्रिटिशर्स को रोकड़ा चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, और सोल्जर चाहिए। फिर से इन्होंने यही काम करना स्टार्ट कर दिया, अलॉटमेंट्स देने स्टार्ट किए भारतीयों को। उस टाइम क्या हुआ, 1940 की बात है, जो वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के वो थे लिलिंथगो। लिलिंथगो ने खुद ही अपने आप से ऐलान कर दिया बिना हमारी मर्जी से कि इस युद्ध में भारत हमारे साथ है। और उस टाइम पर राइट टू स्पीच को भी कर्टेल किया गया था हमारे, यानी कि बोलने का अधिकार हमें नहीं दिया गया था उस टाइम पर। फिर 1940 में नेहरू जी इंडिविजुअल सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। डेट लिखो यहाँ पे 17 अक्टूबर 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था इसकी वॉयलेशन पे, जब इन्होंने वॉयलेट किया राइट टू स्पीच को। पहले व्यक्ति थे आचार्य, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड पर्सन थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड पर्सन थे ब्रह्मदत्त। अब इनके पास गांधी जी गए, गांधी जी ने कहा कि इंडिविजुअली कुछ नहीं होगा, दूसरे लोगों को भी साथ में कनेक्ट करो। तो गांधी जी ने स्लोगन दिया दिल्ली चलोगा, और वैसे ही स्लोगन दिया, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई लोगों की। फिर क्या हुआ, इससे पहले एक और काम हो चुका था। अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर आया था, जिसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, तुम हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर में। और इसके साथ साथ बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनने का काम होगा वो भी तुम इंडिपेंडेंटली करोगे, यानी कि हमारी किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी असेंबली में। काफी सारे ऐसे अलॉटमेंट दिए गए, लेकिन अगस्त ऑफर को भी हमने क्या किया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अगस्त ऑफर के लिए डेट इंपॉर्टेंट है, लिखो 8 अगस्त 1940 अगस्त ऑफर। किसको क्या किया, रिजेक्ट। बीच में सत्याग्रह हुआ था, उसकी डेट थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की ठीक है। अब जापान ने मौका देखकर क्या किया, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जो कि अमेरिका का एक सैनिक अड्डा था। जापान मजबूत हो रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने, जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के चर्चिल, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया कि किसी तरह से भारतीयों को सोल्यूशन करो, और ताकि युद्ध में हमारा साथ दें, क्योंकि जापान उस टाइम पर स्ट्रांग हो रहा था युद्ध के अंदर। तो फिर एक और मिशन भेजा गया इसी के लिए, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है भारत में कब, डेट इंपॉर्टेंट है, लिखो 23 मार्च 1942 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसको भी हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। सेम
वही बातें थी अगस्त ऑफर वाली कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम इंडिपेंडेंटली फॉर्म कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी भारतीय होंगे। एलियोरमेंट्स दिए जा रहे थे ताकि हम इनका साथ दें वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन हम चाहते थे कि ये वर्ल्ड वॉर 2 हार जाए ताकि इनका नुकसान हो। इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर एक समय आया, डेट लिखो क्या थी, 8th of August 1942 गांधी जी चले जाते हैं बम्बई में। बम्बई के ग्वालियर ग्राउंड में जाकर गांधी जी बैठ गए और वहां से स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। कहां से स्टार्ट हुआ था? बम्बई के ग्वालियर ग्राउंड से। और इसके तहत गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, डू और डाई का, करो या मरो। जो ऑफिशियल थे यानी कि जो भारतीय जॉब करते थे ब्रिटिशर्स के वहां, उनको एक बात बोल दी गांधी जी ने कि तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़नी, लेकिन ब्रिटिशर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको क्रिटिसाइज करना है जॉब पर रहते रहते, लेकिन जॉब आपने नहीं छोड़नी। और साथ ही जो किसान थे, किसानों को बोल दिया कि आपने टैक्स पे नहीं करना ब्रिटिशर्स को, टैक्स को आपने जो भी टैक्स बनता है वो अपने पास ही रखना है ताकि ब्रिटिशर्स की आंखें खुले और हमें इंडिपेंडेंस मिले किसी तरह। अब फिर 1945 में क्या हुआ, अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, और वर्ल्ड वॉर 2 वहां पर हो जाता है खत्म। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। उधर ब्रिटेन में इलेक्शन चले हुए थे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। लेबर पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने उस टाइम पर जब इलेक्शन थे वही इशू उठाया था कि भारत को इंडिपेंडेंस देंगे यदि हमारी सरकार आती है। तो सबसे पहला काम यही किया एटली ने। एटली इस बात के फेवर में थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, तो पहला काम क्या किया, कैबिनेट मिशन आया भारत में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति आए थे, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, लिखो। विलियम पेंथिक लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। विलियम पेंथिक मिलते हैं गांधी जी को, कहां पे, वायसराय ऑफ इंडिया के ऑफिस में। मिलकर सारा मामला सेट कर लिया कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी। गांधी जी ने इनके साथ वहां पर फोटो भी क्लिक की, जो आज नोटों पर गांधी जी की फोटो लगती है वो वही फोटो है उस टाइम की। उस फोटो का कटआउट लिया गया था। पहली बार फोटो लगाई गई थी 1969 में 1 रुपए के नोट पे। तो मामला सेट कर लिया सारा। फॉर्मेशन होती है 2 सितंबर को, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि मतलब इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म की गई उस टाइम पर। इंटीरियम गवर्नमेंट, इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, मतलब जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बनती काम करेगी इंटीरियम गवर्नमेंट। तो ये उस टाइम पर हो चुका था 1946 तक आते आते। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसी के बिहाफ पे इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का। क्या एक्ट है अब, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब आजादी के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। इस एक्ट के तहत क्या क्या काम किए, इस एक्ट के तहत आया था माउंटबेटन प्लान। डेट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 3 जून माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान के तहत फाइनल किया गया
कि दो अलग अलग स्टेट बना दिए जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि पार्टीशन हो जाएगा। तो क्लीमेंट एटली जो कि प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने पहला काम यही किया। 4 जुलाई को बिल लेकर गए, कहां पे? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट से बिल पास हुआ 17 जुलाई को। फाइनली डेट आई 18 जुलाई की, ब्रिटिश क्राउन की अप्रूवल मिलती है। रॉयल अप्रूवल के तहत एम्पायर ने साइन किए और डिसाइड हो गया कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा अगस्त के अंदर। तो क्या डेट आई फिर? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड into 2 parts. Dominion of India और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं फर्स्ट लियाकत अली। गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेहरू जी। इस एक्ट के तहत वाइसरॉय की पोस्ट को भी अबॉलिश किया गया और गवर्नर जनरल की पोस्ट इंट्रोड्यूस की। तो गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी ये काम किए 1947 के एक्ट से। इसके अलावा जो अभी इंटीरियम गवर्नमेंट लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का काम करने के लिए, उसको भी एम्पावर किया गया 2 तरह से। कैसे? अब 2 काम करने हैं उसको, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और दूसरा अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो हमारे यहाँ भी सरकार चाहिए थी, इसीलिए फॉर्म की गई थी इंटीरियम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, जो कि काम करेगी जब तक इलेक्शन ना हो जाए। तो 2 तरह से इसको एम्पावर किया गया। लिखो इंटीरियम गवर्नमेंट एम्पावर्ड काम करेंगे कैसे? एज अ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग का मतलब। अब जो भी हमारे लिए पॉलिसी लेकर आएंगे, ब्रिटिश रूल एंड हो चुका है इस एक्ट से, अब पॉलिसी भी कोई लेकर आने के लिए चाहिए ना, पॉलिसी तो हमें चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर रूल रेगुलेशंस होंगे, तो हमारे लिए पॉलिसी बनाने का काम करेंगे इंटीरियम गवर्नमेंट। 2 तरह से काम करेंगे, एक तो एज अ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या करेगी? लॉ मेकिंग, और दूसरा कैसे काम करेंगे? एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम। फिर फाइनली अभी तक हम क्या है? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब मैंने आपको समझाया था, जहां पर स्टेट ऑफ हेड होगा किंग और क्वीन किसी दूसरे देश का। अभी तक हमारे यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हेड थे वो थे ब्रिटिश क्राउन। तो अभी क्या हुआ फिर 26 जनवरी 1950 को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था 1949 में 26 नवंबर को। इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी, यानी कि लागू किया जाता है 1950 में, तब हम बनते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उस टाइम पर बन गए रिपब्लिक भारत। तो ये यहाँ तक की कहानी थी सारी। हमने स्टार्ट की थी 73 के एक्ट से, अब पहुंचे हैं 47 के एक्ट पर। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन।